तो देखो, आज जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यार है ना? नहीं? ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो चैप्टर है इससे 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, एक एमसीक्यू आता है और एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे रहेगा। ये चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू मतलब शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, या फिर टिक द करेक्ट आंसर, ये रहेगा। और एक आंसर रहता है 4 मार्क्स वाला। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? ये हम बताए थे ना लास्ट क्लास कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट का मीनिंग हम बताए थे दैट मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरे लोगों से काम करवाना, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? A principle is a fundamental statement of truth providing a guide to the thought or action. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है सर्टेन फंडामेंटल स्टेटमेंट्स, सर्टेन फंडामेंटल ट्रूथ्स जो मैनेजमेंट के बारे में है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इट रिफर्स टू सर्टेन ट्रूथ्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, देखो, हम ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम नहीं, जो भी बनाया है, कहाँ से बनाया है? तुम कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, तुम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तो तुम कैसे बनाए हो? 2 तरह से प्रिंसिपल्स बनाया गया मैनेजमेंट का। एक थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर करके, देख देख के, है ना, हम लोग दूसरा को देख देख के सीखते हैं, तो दूसरा को देख देख के। और सेकेंड है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कर करके। तो ये 2 तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। अब व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, एग्जाम में आया है बहुत बार। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेशन का? पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो है पहला, पेज नंबर 37, फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है का क्या मतलब? चाहे इंडिया में रहे तो भी ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, तुम अमेरिका जाओ तो भी ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। ठीक है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। ठीक है, सेकंड जो इसका फीचर है ये है जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब है? जनरल गाइडलाइंस का मतलब है ये साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एकदम स्ट्रिक्ट है, कुछ इसमें तब्दीली नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि तुम यहाँ का बिल्डिंग से कूदोगे तो नीचे जाओगे और तुम दुबई का बिल्डिंग से कूदोगे तो आहिस्ते आहिस्ते नीचे गिरोगे। नहीं, सेम ग्रेविटी सेम है। समझ में आ रहा है बात? बट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है ये जनरल गाइडलाइंस है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इसीलिए ये सब प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को तुम इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट करते हैं ना, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गया, तो अभी जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ गया था तो सवेरे छुट्टी दे रहा था, है ना। तो मैनेजमेंट में क्या किया? चेंजेस किया, थोड़ा बहुत स्कूल जल्दी छुट्टी देने लग गया,
समर वेकेशन पहले होने लग गया स्कूल्स का सबका, ठीक है। तो एक जनरल गाइडलाइंस है, इसको अपने हिसाब से इसमें तब्दीली लाया जा सकता है। थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड पॉइंट जो है नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये सब बना कैसे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस तरह से बना, प्रैक्टिस कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके, तब ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड हुआ। फोर्थ है फ्लेक्सिबल, जैसे हम पहले ही बोले जनरल गाइडलाइंस है ना, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस तो नहीं है। जैसे कि ग्रेविटी को तो इजीली चेंज कर सकती हो अपने मर्जी के हिसाब से, नहीं, बट ये सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, तुम अपने हिसाब से ये सबको चेंज कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के हिसाब से इसमें तब्दीली ला सकते हो। मेनली बिहेवियर, देखो मैनेजर्स जो है, मैनेजमेंट में मेनली क्या चीज़ को मैनेज करना है, ह्यूमन बींग्स को, बिहेवियर को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये मेनली डील करता है विद द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ये सब डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बिहेवियर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। क्या मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, अभी मान लो कोई स्टूडेंट को बुलाए, ठीक है, और बुलाकर उसके ऊपर चिल्लाए या उसको डांटे, डराए, तो ये क्या होगा, ये एक तरह का कॉज है। हम क्यों, रीज़न क्या था इसको करने का, हो सकता है तुम लोग में जो कोई जो होमवर्क करके नहीं आया होगा या लेट आया होगा, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है कॉज, ये क्यों होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल मैनेजमेंट लोग सुबह एकदम सवेरे 4 बजे से स्कूल चालू कर दे, तो हम लोग 4 बजे से चालू करेंगे, तो इसके वजह से इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा स्कूल अटेंडेंस पे, क्या सब आ जाएगा एकदम 4 बजे फ्रेश होके, नहीं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। दे टेल अस व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू अ गिवन सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तुमको बताता है कि अगर ये सिचुएशन में आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करिएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि स्कूल में बहुत बच्चा लोग फेल हो रहा है, टीचर चेंज, तो लोगों को पता है भाई अगर टीचर चेंज करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हो सकता है स्टूडेंट लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। या मान लो स्कूल सोचते हैं फीस बढ़ा दे रहे, फीस डबल कर दे रहे, तो ये कॉज है, फीस डबल किया, हो सकता है स्टूडेंट एनरोलमेंट कम हो जाए, स्टूडेंट जो है स्कूल छोड़ने लग जाए। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इक्वालिटी, देखो ये चैप्टर से लॉन्ग आंसर में हाईएस्ट 4 पॉइंट पढ़ना है। फीचर्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, कितना पढ़ना है, 4 पॉइंट। क्या हुआ, समझ में आया, फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर से लॉन्ग आंसर कितना का आने वाला है, मैक्सिमम 4। ये भी हम चैप्टर के एंड में भी जब खत्म करेंगे तो तुम लोगों को बता देंगे कि कौन कौन सा लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा बुक पढ़ना नहीं होगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स पढ़ लेना, ये चैप्टर हो जाएगा, जिसमें से एक ये भी है, नेचर भी है। अब नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, जितना भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या नेचर्स है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इक्वालिटी। ठीक है, 6 पढ़ाए, इसमें से कोई भी 4 को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है, ये देख लेते हैं हम लोग। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर को, मैनेजमेंट को बेस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रियलिटी का। ये प्रिंसिपल्स इम्प्रूव करता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी मैनेजर को कि वो अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। समझ में आया बात? तो क्या है, प्रोवाइड्स मैनेजर टू यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, मतलब रियल सिचुएशंस को, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने में
हेल्प करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फोन रखो। दूसरा फंक्शंस या इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये वर्ड अभी बहुत आएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है ये वर्ड का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल तुमको तुम्हारा जो रिसोर्स है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने में मदद करता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में बहुत अच्छा टीचर है, बट मैनेजमेंट क्या किया है, उसको ज़्यादा क्लासेस दे ही रहा नहीं है, और जो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा उसको ज़्यादा क्लासेस दे रहे। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा जो रिसोर्स है तुम इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तुमको तुम्हारे रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने में हेल्प करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब अपना रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऐसे ही नहीं कि मतलब तुक्का मार दिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग कि हम अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो इसके पीछे मेरे पास साइंटिफिक लॉजिक है, रीजंस है। समझ में आया? फोर्थ है मीटिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को मीटअप करने में हेल्प करता है। अचानक से स्ट्राइक आ गया, अचानक से गर्मी बढ़ गया, अचानक से सर्दी बढ़ गया, तो ये सब जो चैलेंजेस है इसको फेस करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करता है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मतलब है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन का? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट को और बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेशन करने का, काम करने में हेल्प करता है। समझ में आया? तो ये सब जो है मेरा इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का मतलब सेम ही होता है। किसका? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। अब इतना देर से हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस पढ़ ले, फीचर्स पढ़ ले। भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या, वो भी तो पता लगना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या प्रिंसिपल्स है। समझ में आ रहा है बात? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दो लोग दिया है, एक का नाम है हेनरी फेयोल, दूसरा का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तुम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल है एज वेल एज एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल, बट ज़्यादा 2024 के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर बोल रहे हैं, हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल 2023 में आया है। तो इस बार ऐसे नहीं कि रिपीट नहीं कर सकता है, बट ज़्यादा चांसेस है हेनरी फेयोल करेगा। दोनों पढ़ेंगे, हेनरी फेयोल का ज़्यादा ध्यान से समझना है, उसको याद करना है। तो हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल क्या है? हेनरी फेयोल कुछ प्रिंसिपल्स दिया है मैनेजमेंट का। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल है इसका हेनरी फेयोल का, तो हम लोग देख लेते हैं। टोटल हेनरी फेयोल जो है टोटल में हम लोग को 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। पहले तो ये 14 का हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया। अब इसमें ऐसा नहीं होता है, कभी कदार ये नहीं बोलते कि कोई भी 4 लिख दो, कभी कदार नाम पकड़ के बोल देता है कि ये सब प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। समझ में आ रहा है? तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि तुम कोई भी 4 पढ़ के गए एग्जाम में तुम 4 लिख दिए, नहीं, तुमको 14 का 14 पता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कदार नाम पकड़ के बोलता है ये प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स है हेनरी फेयोल का, पहले एक बार नाम हम कॉल आउट कर देते हैं, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखते हैं तुम लोग कितना याद कर पाते हो। तो पहला प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सातवां है रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल, आठवां है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नौवां है स्केलर चेन, नेक्स्ट है स्केलर चेन, नेक्स्ट है ऑर्डर, 10th है ऑर्डर, 11th है इक्विटी, 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, 13 है इनिशिएटिव और 14 है स्पिरिट डिकॉप्स या यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब एक एक करके समझते हैं क्या है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल है, बोला काम को छोटा छोटा पार्ट्स में बांट के अलग अलग ग्रुप्स को एक काम असाइन कर दो। ऐसे नहीं है एक बड़ा काम है अब सब मिलके उसी में टूटा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मेरे पास 10 वॉलेंटियर है, तो हम 10 को अलग अलग काम दे दिए। कोई डेकोरेशन का काम देखो, कोई जो है कुकिंग का काम देखो, कोई गेस्ट लोग को रिसीव करो, समझ में आ रहा है? तो अलग अलग काम कर दिए। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है जॉब्स, क्या हुआ, जॉब शुड बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी। अब ऐसा नहीं है शादी का प्रोग्राम में जिसको खाना बहुत अच्छा बनाने आता है उसको हम बोल दिया जा तुम डेकोरेशन देखो। अब जिसको डेकोरेशन अच्छा करने आता है तो उसको बोल दिया कि जाओ तुम खाना का पास चले जाओ। ऐसे नहीं, जिसका जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के हिसाब से काम को डिवाइड किया जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी should be divided among different workers or different group of workers। क्लियर, समझ में आया? क्लियर हो गया पॉइंट? क्या मतलब डिवीजन ऑफ वर्क का? बोलो फहमीदा, सुना रहा क्या होगा डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब? आफ्ताब क्या हुआ? अभी ना बोले, 2-3 बार कॉल आउट किए। क्या मतलब डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल का मतलब? अगर आप साहिल ही बोल पाएगा, बोलो बोलो जल्दी, तब आगे बढ़ेंगे। काम को डिवाइड कर देना अमंग डिफरेंट वर्कर्स और डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर्स, बस सिंपल। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब टोटल वर्क को डिफरेंट वर्कर्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर्स को उन लोगों के एफिशिएंसी और स्किल के हिसाब से डिवाइड कर देना, सिंपल। दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल का मतलब है कि जो आदमी के पास अथॉरिटी है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए या उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक सिमिलैरिटी रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तोपसे में कुछ भी होता है, दंगा फसाद हो गया, मारा पीटी हो गया, तो कोई आके हमसे पूछेगा क्यों हुआ मारा पीटी, तुम रोके क्यों नहीं? हमको कोई बोलने आएगा? क्यों नहीं बोलने आएगा? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होगा, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि मेरा पास थोड़ी अथॉरिटी है। हम क्या यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर है? क्या हम यहाँ का MP है, MLA या काउंसिलर है? हम तो नहीं है कुछ, तो हमसे क्यों पूछेगा? पूछेगा कौन? जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग का स्कूल में झमेला हो गया, मारे पीटी हो गया, साहिल और तौसीफ आपस में लड़ाई किया, एक दूसरे को एकदम खून खराबा कर दिया, तो हमसे आगे कोई पूछेगा, ये लोग का बाप माँ या फादर मदर आके हमको बोलेगा कि मेरा बेटा लोग लड़ाई किया, आप कहाँ थे सर? क्यों? क्योंकि हम थोड़ी स्कूल में टीचर है। जो स्कूल का टीचर है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो स्कूल में मैनेजमेंट में है, वो लोग सवाल जवाब करेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास अथॉरिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का होगा। तो यहाँ दूसरा प्रिंसिपल में यही बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, थर्ड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए डिसिप्लिन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज डिसिप्लिन अगर नहीं रहा तो सब कुछ केओस हो जाएगा, सब ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, उथल पुथल हो जाएगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज देयर मस्ट बी डिसिप्लिन। और ये नहीं कि सिर्फ वो जूनियर वर्कर है तो वो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, जूनियर हो, सीनियर हो, जो भी हो, डिसिप्लिन सबको ही फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? और सब के लिए इक्वल रहना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड।
वर्कर्स लोग को एक बॉस से कमांड आना चाहिए। अब तुम लोग स्कूल गए, ठीक है, अब स्कूल में कितना प्रिंसिपल है? एक। अगर मान लो 3 प्रिंसिपल रहे, एक बोलेगा आज छुट्टी है, दूसरा बोलेगा कि दूसरा अगर बोलने लगेगा कि नहीं कल स्कूल आने ही होगा, तीसरा बोलेगा अभी 1 हफ्ता का छुट्टी है, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा आदमी? तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड आना चाहिए, एक ऑर्डर आना चाहिए। 10 सुपीरियर ऑर्डर ना दे, कोई एक सुपीरियर रहे और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्डर दे। समझ में आ रहा है? देखो तुम लोग का पूरा क्लासेस कौन संभालता है? हम संभालते हैं, है ना? कितना बजे होगा, कौन सा सब्जेक्ट कब लाना है, आज क्लास होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। अब मान लो मेरा जगह 2 और लोग हम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा देते, हम मैसेज किया 6 बजे क्लास होगा, वो मैसेज कर दिए आज क्लास नहीं है छुट्टी, कंफ्यूजन हो जाएगा ना? तो इसीलिए कंफ्यूजन को क्रिएट ना हो पाए, इसीलिए कौन सा यूनिटी, कौन सा प्रिंसिपल को हम लोगों को फॉलो करना है? यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? एक यूनिट का एक प्लान रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 10 प्लान रखेंगे तो 10 जगह ध्यान भटकेगा, 10 जगह काम करना पड़ेगा। एक ग्रुप को ये प्लान दे दिया, बाबू तुम लोग सेल्स में हो, तुम लोग का टारगेट है इतना बेचना। अब बोलेंगे सुनो इतना बेचना है और देखना है कि रॉ मटेरियल भी अच्छा आ रहा है कि नहीं, बनाना भी तुम ही को है, मार्केटिंग जाके पैम्फलेट बांटना है सब जगह। यहाँ पे देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हुआ, 10 काम में हाथ बैठा दिया है, कोई भी काम सही से नहीं होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है 1 यूनिट 1 प्लान, एक ग्रुप का एक प्लान। ऑल एक्टिविटीज, वो ग्रुप का जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है वो सब उस प्लान को अचीव करने के लिए हो। समझ में आया? नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग हेनरी फ्योल को पढ़ने जा रहे हैं वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या मतलब है ये प्रिंसिपल का, हेनरी फ्योल का? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका बात को ध्यान से समझो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। अब तुम लोग के बैच में मान लो 15 स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसमें से कोई एक स्टूडेंट हमको फ़ोन करके बोलता है सर सुनिए ना आज ना मेरा भाई का शादी है तो हम नहीं आ पाएंगे, आज क्लास ऑफ कर दीजिए ना। तो हम क्या क्लास ऑफ कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है वो, 15 का सबका प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम पूरा ग्रुप को इंपॉर्टेंस देंगे। जो पूरा ग्रुप के लिए सही होगा वो काम हम करेंगे, जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सही होगा वो काम हम नहीं करेंगे। तो यही प्रिंसिपल का मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय या वर्कर का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का हित को ऊपर रखा जाएगा इंडिविजुअल का हित से। समझ में आता है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? हम लोग बोलते हैं ना, स्लोगन देते हैं ना, देश बड़ा है, कोई नेता या कोई लीडर बड़ा नहीं है। लीडर बहुत सारा है, सबसे इंपॉर्टेंट है देश। देश हित में जो काम है वो करो, भले जो पार्टी हो या जो वर्कर हो, जो नेता या लीडर हो उन लोगों को बुरा लगे। तो इसी को बोला जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल। अब सब कुछ तो ठीक कर रहे, अब उसको दे रहे एकदम मठन्नी चमन्नी, उसका काम में दिल लगेगा नहीं। रेन्यूमरेशन अच्छा रहना चाहिए, वेजेस एंड सैलरी जो भी है वो ठीक रहना चाहिए, एक अच्छा वो इज्जतदार ज़िंदगी बिता सके। अब अगर मान लो कोई स्कूल है, तो स्कूल में टीचर को एकदम कम पे कर रहा है, तो स्कूल का क्या होगा? बार बार टीचर छोड़ के जाएगा या रहेगा भी तो उतना अच्छा से पढ़ाएगा नहीं, उतना बेटर क्वालिटी नहीं दे पाएगा, बेस्ट टैलेंट को हायर नहीं कर पाएगा। बट अगर पे अच्छा करेगा तो अच्छा टीचर आएगा, वो दिल लगा के पढ़ाएगा, वो रहेगा, छोड़ के जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? वो सेम केस है वर्कर का। अगर वर्कर को हम ठीक पे करें, वर्कर काम करेगा मेरे पास, उसको तो काम ही ना करना है, जो अच्छा पैसा पे करेगा वो उसके पास काम करेगा। तो रेन्यूमरेशन अच्छा रहना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब है कि पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है, एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक इंडिविजुअल के पास है, वो जो चाहेगा वो होगा। और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर पूरा ब्रेक किया हुआ है, सबके पास पावर है,
अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पावर है, वो लोग अपने हिसाब से जो मर्जी कर सकते हैं। हेनरी फयोल बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हर काम के लिए तुम ऊपर से पूछो, और डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी ही मर्जी से सब कुछ कर लो। दोनों के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए कि जो छोटा मोटा डिसीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लो रिलायंस स्टोर है कोलकाता में, जो हेड ऑफिस है वो हर काम के लिए मुकेश अंबानी को फ़ोन करता है कि सर ये काम करे, ये काम करे, नहीं वो अपना डिसीजन लेगा। लेकिन जो बहुत बड़ा डिसीजन रहता है वो अपने से ले सकेगा नहीं, उसके लिए वो सोचेगा भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो अपने से कर देगा नहीं, उसके लिए उसको हेड मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। तो ऐसा बैलेंस रहना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस हो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो इस्लाम। नेक्स्ट आते हैं स्केलर चेन। अब देखो स्केलर चेन का क्या मतलब है। स्केलर चेन का मतलब होता है देयर मस्ट बी अ क्लियर लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर में कौन है, उसके बाद कौन है सेकंड बॉस, उसके बाद कौन है, उसके बाद किसका रैंक है, उसके बाद किसका रैंक है, पूरा लेवल रहना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन रिफर्स टू द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर रैंक। टॉप से लेके एकदम लोअर तक, जैसे कि स्कूल ले लो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, फिर मान लो तुम्हारा क्लास टीचर्स हो गया, सब्जेक्ट टीचर्स हो गया, उसके बाद ऑफिस स्टाफ हो गया, ग्रुप डी वर्कर्स हो गया, है ना, साफ सफाई करने वाले लोग हो गया। तो एक है ना पावर स्ट्रक्चर, तो इसी को बोलते हैं स्केलर चेन है, स्केलर चेन। लेकिन देखो बहुत सारा टाइम स्केलर चेन में क्या होता है, तुमको अपना बात मैनेजमेंट तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो स्कूल है, ठीक है, और दोनों एक ही नाम से है। एक मान लो कोलकाता में है, दूसरा मान लो दिल्ली में, ठीक है, दो ब्रांच है, डीपीएस ले लेते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक कोलकाता में ब्रांच है, दिल्ली में भी है। अब कोलकाता का टीचर को, अकाउंट्स के टीचर को दिल्ली के अकाउंट्स के टीचर से कुछ बात करना है, तो अभी कोलकाता का टीचर सोचेगा हम जो है पहले प्रिंसिपल को बोल रहे हैं यहाँ का, ये प्रिंसिपल जो है दिल्ली स्कूल का प्रिंसिपल को बोलेगा, फिर वो अपना अकाउंट्स का टीचर को बोलेगा, फिर वो रिप्लाई देगा, ऐसे करके आएगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं ना कि देखिए आप अकाउंट्स टीचर है, ये भी अकाउंट्स टीचर है, आप लोग दोनों एक दूसरे से इमरजेंसी मैटर है डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लीजिए, चेन के थ्रू मत जाइए, क्यों, डिले हो जाएगा, है ना बात, डिले हो जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लीजिए। तो इसी को बोला जाता है गैंग प्लैंक। तो क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इसका बॉस ए, इसका दो ऑफिस या दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का सबसे लोअर लेवल वाला वर्कर, उससे ऊंचा वाला वर्कर, उससे ऊंचा वाला वर्कर, बॉस, ठीक है। अब ये वर्कर हम लोग नाम दे रहे ए बी सी डी ई एफ। ए को कोई बात करना है डी से, तो ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सॉरी ए दे दिए इसको, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी जेड को बोलेगा, फिर जेड एफ को, एफ ई को, ई डी को, फिर ऐसे करके जाएगा। तो बोला नहीं उतना फॉर्मेलिटी नहीं मानने का ज़रूरत नहीं है, ए को बोला तुम डायरेक्टली डी से बात कर लो। इसको बोला गया गैंग प्लैंक। एक देखो प्लैंक की तरह यूज़ करके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ चला गया, ठीक है। ये हो गया स्केलर चेन। तो अर्जेंट मैटर में स्केलर चेन फॉलो मत करो, गैंग प्लैंक फॉलो करो, ठीक है। ये बोला गया है इस प्रिंसिपल में। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब होता है, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हर चीज़ के लिए और हर काम के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर सर तो जाके ग्राउंड में कंप्यूटर नहीं सिखाएगा, फिर कंप्यूटर लैब चाहिए, है ना। अब फिजिक्स के सर तो प्रैक्टिकल क्लास में नहीं करवाएगा, उसके लिए फिजिक्स का लैब चाहिए। तो एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या रोल है, ये क्लियर रहना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट आता है इक्विटी।
इक्विटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इक्विटी प्रिंसिपल का मतलब है कि जितना भी एम्प्लॉय है सबको हम इक्वली ट्रीट करें। अब मान लो तुम लोग यहाँ पे बैठे हुए हो सब, अब उसमें से हम कोई 2-3 स्टूडेंट को अपना फेवरेट मान लेंगे, उन लोग को एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाकी सबको उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा? इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, है ना? तो बेस्ट क्लास को बेस्ट चलाने के लिए क्या है? इक्वली सबको इंपॉर्टेंस दो, सब इक्वल। अगर कोई गलती कर रहा है तो कोई भी करे उसको वही पनिशमेंट मिलना चाहिए जो सबको मिल रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको वही रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो बाकी सबको मिले, ठीक है? तो इसी को क्या बोला जाता है? इक्विटी। सब वर्कर्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का हार्मनी बना हुआ रहे, है ना? नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, नंबर 12। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है तुम्हारा जान में हमेशा डर नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, जा बाबा कभी भी काम से निकाल देगा। तुम्हारा रोजगार का, जॉब का सिक्योरिटी रहना चाहिए कि नहीं, इतने दिन तक तो हम रहेंगे, मतलब हमको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो विराट कोहली अब खेल रहे हैं इंडिया के लिए, अब विराट कोहली को मैनेजमेंट आके बोल दे सुन लो 5 मैच में एकदम 5 में सेंचुरी चाहिए, एक में भी सेंचुरी मिस हुआ बस टीम से बाहर। अब उसका दिमाग में टेंशन घुस जाएगा ना, वो अपना नेचुरल गेम खेल सकेगा नहीं, प्रेशर में आ जाएगा। बट उसको सपोर्ट करे कि तुम टीम में हो, बिंदास खेलो, जैसा दिल है वैसा खेलो, तब देखो एकदम हिला देगा मार के वो। क्यों? क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि नहीं हम तो टीम में रहेंगे, अगर हमसे थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो हमको टीम से निकालने वाला नहीं है। यही बोल रहे हैं हेनरी फ्योल कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दो वर्कर को, वो लोग का गला में तलवार लटका के मत रखो कि कभी भी तुम लोग को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनिशिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इनिशिएटिव रिफर्स टू चॉकिंग आउट द प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द सेम। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि प्लान को ड्रॉ करो पहले, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। बिना प्लान बनाए कोई भी काम मत करो। ऐसे नहीं कि कूद गए कोई भी काम में, नहीं, पहले प्लानिंग करो, डिसाइड करो, उसके बाद जंप करो उस काम में, ठीक है? और लास्ट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल दिया है वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। बचपन हम लोग कहानी सुने ना, वो डंडा वाला, एक डंडा टूट जाता है फिर गुच्छा देता है, नहीं टूटता है, वही यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्यों? यूनाइटेड रखो वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर वर्कर्स यूनाइटेड रहेगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन कभी ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? तो चलो हम लोग 14 का 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग टेलर के ऊपर। ये तो हेनरी फ्योल बोला है, टेलर का अपना कुछ है। समझ में आ रहा है? टेलर को देखो ध्यान में रखना है, टेलर का क्या नाम है? F.W. टेलर। F.W. टेलर को बोला गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है? ये वाला एग्जाम में आता है एमसीक्यू में बहुत बार। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल नहीं। F.W. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में F.W. टेलर बोल रहा है scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन वही जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन था, ये देखना कि तुमको क्या काम करवाना है और तुम्हारा जो वर्कर है उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर दे, इसी को बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। टोटल 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। कौन दिया है? ये कौन दिया है? F.W. टेलर। तो क्या है? पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बोले तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक रहना चाहिए। रूल ऑफ थंब मतलब तुक्का नहीं, भट्टा मार दिया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं। देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी डिसीजन। इट मस्ट नॉट बी अ हिट एंड ट्राई।
ये कर दिया, तुक्का लग गया तो लग गया, वैसे नहीं। दूसरा प्रिंसिपल ये बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बोला है ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप रहता है, एक रहता है वर्कर, एक रहता है मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों ग्रुप के बीच में हार्मनी है, खुशहाली है। मान लो हम टीचर है, तुम लोग स्टूडेंट हो, अब यहाँ दो ग्रुप है, एक टीचर एक स्टूडेंट। अब हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो पढ़ाई होगा? पढ़ाई कब सबसे बेस्ट होगा? कब सबसे बेस्ट होगा? जब स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहेगा, खुशी से रहेगा। अगर डिस्कॉर्ड रहा, झमेला रहा तो पढ़ाई नहीं होगा। उसी तरह मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी रहना चाहिए, डिस्कॉर्ड रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज काम सही से नहीं होगा। थर्ड बोला गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वही कि सबके कोऑपरेशन से काम होगा, सबके हिसाब से काम होगा, कोई एक पर्टिकुलर आदमी के हिसाब से काम नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, अपना प्रोडक्शन को कम ना करे। क्यों? क्योंकि जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे तो वर्कर्स लोग के पास काम ज़्यादा रहेगा, वो लोग का अर्निंग ज़्यादा होगा। प्लस जब तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सब बात बोला गया है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज एफिशिएंसी। हर मैन को अपना एफिशिएंसी के हिसाब से ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। मतलब ये इंसान के अंदर जितना भी कैपेबिलिटी है उसको एकदम बेस्ट पूरा लेवल में ले जाना है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज एफिशिएंसी। ये सब प्रिंसिपल्स कौन दिया? ये सब प्रिंसिपल F.W. टेलर। समझ में आया? अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट करोगे साइंटिफिक वे में, इसका कुछ टेक्निक्स है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्या वो टेक्निक है? पहला है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का क्या मतलब है? वर्क स्टडी का मतलब है काम को, जो तुम काम करवा रहे हो उसको सही से स्टडी करना, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। अब वर्क स्टडी में आते हैं मेथड स्टडी, कि हम जो मेथड से काम करवा रहे हैं क्या ये बेस्ट है या इससे बेस्ट कोई मेथड हो सकता है क्या। दूसरा है मोशन स्टडी। देखो बहुत सारा काम के लिए मोशन लगता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड में देखो जब खुदाई होता है तो एक आदमी ऐसे रखा, खोदने को जा रहा था, एक हथौड़ा मारा, अब 3 आदमी मिलके हथौड़ा मार रहे हैं। हम एक इसका गया, फिर दूसरा का आया, फिर तीसरा का आया। देख रहे हो मोशन है ना, 1 2 3, मतलब हर स्प्लिट सेकेंड में उसके ऊपर 3 तो हथौड़ा पड़ रहा है। देखे हो कभी ये चीज़ रोड में या नहीं देखे हो? रोड में खुदाई होते हुए नहीं देखे? तो उससे में तो हर टाइम खुदाई होते रहते हैं। देखे हो या नहीं देखे हो? या फिर जो पूड़ी बेलता है उसको तो देखे हो ना, होटल में जो पूड़ी बेलता है तो उसका मोशन स्टडी किए हो, कैसे करके फट फट लेके बेलता है, रखता है, फिर तो ये उसका पूरा मोशन है। मोशन स्टडी होता है, फट से लिया वहाँ से, लो रखा, मारा, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको? बेलना। पतला हुआ 1 2 ऊपर में फेंक दिया, तो उसका पूरा मोशन स्टडी। अब इसमें ये देखना है कि क्या मोशन वो बेकार कर रहा है जिसके वजह से उसका डिले हो रहा है इसमें, कि हाँ देख रहे हैं यार वो हर मोशन के बाद जो है तेल इसमें लगा दे रहा है, या आटा छीट रहा है, या आटा बहुत दूर में रखा हुआ है, या ये जो उसका मोशन है इसमें थोड़ा डिले हो जा रहा है। तो मोशन स्टडी का मतलब जो तुम मूवमेंट्स कर रहे हो ड्यूरिंग वर्क, तो जो अनवांटेड मूवमेंट है जिससे प्रोडक्शन में डिले हो रहा है, या जो कोई काम करने उसको कट कर देना। क्रिकेटिंग में भी होता है ना, खेलने वेलने में, कि ऐसे करके बैट प्लेस करना, लेग को आगे बढ़ाना। अब बहुत कोई देखता है यार हम बार बार एज आउट हो जा रहे हैं, मतलब मेरा लेग वर्क में कुछ प्रॉब्लम है, हमको अपना पैर पीछे करना होगा, ज़्यादा आगे नहीं कर देना होगा, बैट को बहुत ज़्यादा फैला नहीं देना है, बैट को अपने बॉडी से क्लोज रखना है। तो ये सब क्या हो, ये सब मोशन स्टडी हो गया। ये भी एक मेथड है, जो मोशन वाला काम रहता है उसमें यूज़ होता है ये सब। ठीक है। नेक्स्ट आ गया टाइम स्टडी, कि क्या इस पर्टिकुलर काम को जो किया जा रहा है इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, जो टाइम लग रहा है क्या वो बेनिफिशियल है, सही है, या इसमें कुछ गड़बड़ है।
ठीक है। एंड लास्ट है फैटीग स्टडी, मतलब ऐसे तो नहीं है कोई मशीन नहीं है तुम उससे काम करवाते जा रहे हो। फैटीग स्टडी का मतलब क्या होता है? फैटीग स्टडी का मतलब होता है कि काम के बीच में कितना उसको रेस्ट देना है। 24 घंटा, अगर मान लो 8 घंटा का भी ड्यूटी है किसी का, तो 8 घंटा लगातार काम होता है? नहीं, तो रेस्ट देना है कि कितना मिनट तक रेस्ट देना है, कितना इंटरवल्स देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैटीग स्टडी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ लास्ट ही है, तो लास्ट पॉइंट जो है इसमें हम लोग देखो एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स पढ़े। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिससिमिलैरिटी है, याद रखना है। तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? पहला, दोनों ही का मोटिव क्या है? एफिशिएंसी को बढ़ाना, वर्कर का एफिशिएंसी बढ़े, ये दोनों ही का मोटिव है। और दोनों का क्या मोटिव है? मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस देना थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। तीसरा क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही बात कर रहे हैं वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन हो। चौथा क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ज्यादा महत्व दिया गया है इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव से, है ना। पांचवा क्या है? पांचवा में दोनों ही में डिवीजन ऑफ वर्क का बात किया गया है कि काम को बांटो, और दोनों में ही साइंटिफिक थिंकिंग का बात किया गया कि साइंटिफिक लॉजिक के साथ काम करो। तो ये सब पांचों कम से कम 4 सिमिलैरिटीज याद रखना है। अब डिससिमिलैरिटीज क्या है? अब डिससिमिलैरिटीज को भी याद रखना है। पहला डिससिमिलैरिटी, टेलर का जो प्रिंसिपल है ना, ये फ्लोर लेवल वर्कर के लिए है, मजदूर लोग के लिए जो फ्लोर में काम करते हैं। और फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो टॉप मैनेजमेंट में ज़्यादा काम आता है, हेनरी फ्योल का। दूसरा, टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। ठीक है। टेलर जो है ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में ज़्यादा फोकस किया है, और फ्योल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने का ज़्यादा बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करो। फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो फॉर्म हुआ है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सॉरी, टेलर का जो प्रिंसिपल है वो फॉर्म हुआ है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्म किया है वो। ठीक है। टेलर का प्रिंसिपल स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाई होता है, फ्योल का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। टेलर का प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एंड फ्योल का जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो ये चैप्टर से कुछ चीज़ तुम लोग को पढ़ना है 4 मार्क्स के लिए। पहला तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाँ। दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चौथा तुम्हारा साइंटिफिक मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। पांचवा सिमिलैरिटीज ऑफ बिटवीन द 2 मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एंड छठा दिस सिमिलैरिटीज बिटवीन द 2 मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये 6 क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर्स पढ़ना है बस ये चैप्टर से, 4 पॉइंट का। अब ये आंसर कहाँ से आएगा? 10 ईयर्स में दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, या फिर दूसरा बुक के पीछे में भी शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर्स नहीं दिया हुआ है। लॉन्ग आंसर्स हम इसका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू बुक के पीछे दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर्स लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है बुक के पीछे उसमें भी दिया हुआ है, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हमको बोलना, हम प्रोवाइड कर देंगे, बुक में है ऑलरेडी ये। ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट और? ठीक है, चलो आज के क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।